नमस्कार। हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन के बारे में जाना। आज से हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विस्तार से अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि अब अधिकतर परीक्षाओं में मेंस शामिल कर दिया गया है, तब हमारी तैयारी सिर्फ तथ्यों को तैयार करके पूरी नहीं हो सकती है। अतः हम प्रत्येक कालखंड को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार करेंगे, जिससे हम अंतिम सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कालखंड आदिकाल को पढ़ने जा रहे हैं। इस कालखंड का अध्ययन चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार किया जाएगा। पहले हम आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात महत्वपूर्ण रचना और रचनाकारों का अध्ययन किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है आदिकाल की परिस्थितियाँ। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। आदिकाल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं, वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1000 विक्रमी से लेकर संवत 1375 विक्रमी तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन इस प्रकार है। राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रम के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड में विभक्त हो गया। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों और देसी राजाओं के अत्याचारों से त्रस्त थी। यवन शक्तियों का धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए, तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही। इसके बाद हम धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्श के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो वो इस प्रकार थी।
राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराशित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के श्रापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाई रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। क्षत्रिय पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं गृह कलह में उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्य बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड़ था। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस हासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। इसके बाद साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें जो इस प्रकार थी। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थीं। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभूत साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्री हर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन हैं। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। इसके उपरांत आदिकालीन संस्कृति हासोन्मुख हो चली। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि इस विश्लेषण से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।